यस क्लास, आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि हमने देखो अभी तक और भी प्रोसेस पढ़े हैं। मैनेजमेंट का प्रोसेस पढ़ा था, देन ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ा था, प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा। ऐसे ही इसका भी प्रोसेस है, स्टाफिंग प्रोसेस। और प्रोसेस की मैंने एक आपको खास बात बताई थी। क्या बताया था प्रोसेस के बारे में? कुछ पता है? मैम वो सीक्वेंस में होना चाहिए। यस, प्रोसेस में कुछ फंक्शंस होते हैं, ग्रुप ऑफ फंक्शंस। कई काम होते हैं, एक काम को प्रोसेस नहीं कहते। और उनका क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है। अब जैसे इसमें आपके इसमें प्रोसेस को भी हम समझेंगे। इसमें 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं और 8 के 8 स्टेप्स हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है, स्टाफिंग में क्या क्या काम किए जाते हैं। तो स्टाफिंग जो है, इसमें सबसे पहला होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट क्या है, हम आज क्या कर रहे हैं? स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या है? एक मिनट, एस्टिमेटिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्या मतलब है इसका? आप खुद सोचो, क्या मीनिंग है इसका? बेटे जितना आप इसमें शामिल होगे ना लेसन में, तो आपको उतना ही मजा आएगा। और अगर आप शामिल नहीं होते हो तो मजा नहीं आता पढ़ने में। मैंने इसको यहाँ कर दिया ताकि हाथ उल्टा पड़ रहा है इधर से। यहाँ पे ऐसे करके करते हैं तो आई थिंक तो कंफर्टेबल रहेगा। यस, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब है कि ये पता लगाना कि हमें कितने लोगों की जरूरत है। तो पहले तो एट द फर्स्ट स्टेप स्टाफिंग नीड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी एस्टिमेटेड। कितने लोग चाहिए हमें, तब तो उसको फिल करेंगे ना, पता तो चले कितने लोग चाहिए, कितनी डिमांड है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये देखते हैं कि दो तरह के एनालिसिस किए जाते हैं टू एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्या किए जाते हैं? 2 टाइप ऑफ एनालिसिस। कौन कौन से एनालिसिस किए जाते हैं? एक तो वर्कलोड एनालिसिस। क्या कहा जाता है इसके लिए? 2 टाइप एनालिसिस किए जाते हैं। एक तो वर्कलोड एनालिसिस और एक किया जाता है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है कि हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। वर्कलोड एनालिसिस कंसर्न टू द नंबर एंड द टाइप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी टू कंप्लीट द जॉब। कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी किसी काम को करने के लिए। इससे हमें क्या, ये इसके लिए हम क्या करते हैं? वर्कलोड एनालिसिस कि कितना काम बढ़ने वाला है, इसलिए हमें कितने लोग चाहिए होंगे। देन होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। देखो, वर्कलोड का मतलब है कितने रिक्वायर्ड होंगे, कितने रिक्वायर्ड होंगे, कितनी जरूरत पड़ेगी हमें काम को करने के लोगों की। और वर्क फोर्स एनालिसिस माने है कितने अवेलेबल हैं, कितने लोग हैं अभी हमारे पास, और कितनों की। वर्क फोर्स से क्या पता चलता है? कितने लोग हैं अभी काम कर रहे हैं। वर्कलोड एनालिसिस से क्या पता चलता है? कितनों की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या होता है? हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर ये देखते हैं कि कितने लोग हमें और चाहिए होंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट की कितने लोगों की हमको और लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने हमारे पास हैं, कितनों की जरूरत है और कितने लोगों की और जरूरत पड़ेगी जिनको कि हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होता है? जब हम ये एनालिसिस कर लेते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि अंडर स्टाफिंग और ओवर स्टाफ, मैंने कल भी ये बताया था कि स्टाफिंग का एक फायदा ये रहता है कि ना तो ओवर मैनिंग होती है ना अंडर मैनिंग होती है। कि ना तो बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं कि हम यहाँ तक देख लिया, हमने ये 2 एनालिसिस करके कि कितने लोग हैं हमारे पास, कितने लोग रिक्वायर्ड हैं। अगर हमारे को जितने रिक्वायर्ड है, मान लो हम कहते हैं हमें 100 लोग चाहिए और हमारे पास यहाँ 100 लोग चाहिए और हमारे पास 80 लोग हैं अवेलेबल, तो इसका मतलब कितने लोग और चाहिए होंगे? कितने लोग और चाहिए होंगे? आर यू 20। लिस्टिंग? 20 और चाहिए।
लेकिन अगर हमें 100 चाहिए और हमारे पास पहले ही 120 हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास ओवर मैनिंग है, हम और लोग नहीं लगाएंगे, हम और नहीं अपॉइंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 2 एनालिसिस करके हम सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं कि कितने हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। देन सेकेंड होता है, हमने ये एस्टिमेटिंग करके कि कितने चाहिए, हमें पता चला हमें 20 लोग चाहिए। देन हम सेकेंड स्टेप करते हैं रिक्रूटमेंट। क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट भर्ती करना। The process of recruitment includes the search of the various sources of the employee. ये देखते हैं कि कहाँ से कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेस हैं कि जहां से हम जो हमारे को लोग चाहिए वो हमें मिल सकते हैं, कि हमें 20 ये जो लोग चाहिए उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और उनको हम कहाँ से सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो the process of recruitment includes the search of the various sources of the employees. एक तो हम सोर्स पता लगाते हैं रिक्रूटमेंट में कि कहाँ से हमें मिलेंगे, दूसरा हम और क्या पता लगाते हैं, ये देखते हैं उनको एनकरेज करते हैं, एनकरेज देम टू सेंड देयर एप्लीकेशन टू द एंटरप्राइज। हम उनको एनकरेज करते हैं कि वो हमारी एंटरप्राइज में क्या करें, एप्लीकेशन भेजें। अभी हम रिक्रूटमेंट का पूरा टॉपिक इसके बाद करने वाले हैं, इस प्रोसेस के बाद। बस अभी आप यही समझ लो कि रिक्रूटमेंट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ स्टाफिंग, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से हमें लोग मिलेंगे, और फिर हम उन लोगों को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो हमारे फर्म में क्या करें, अप्लाई करें। Then third is the selection. Selection. Third क्या है, selection. अब इतने लोगों ने हमें अप्लाई कर दिया, मान लो हमें 20 लोगों की जरूरत थी और हमारे पास 2000 एप्लीकेशन आ गई। आपको तो पता ही कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। एक 4th क्लास एम्प्लॉय चपरासी की भी नौकरी लगती है तो लाखों एप्लीकेशन आ जाती है गवर्नमेंट जॉब में। तो हमारी तो कंपनी में 20 लोगों की जरूरत है, तो कितनी एप्लीकेशन आ गई, 2000। अब ये जब ये आ गई, ये सब क्या आएगा, रिक्रूटमेंट, एप्लीकेशन आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करते हैं कैसे, कि जितने लोग जितनी एप्लीकेशन आई हैं और जितनी हमको जरूरत है, हम उनको पढ़ेंगे, देखेंगे कि हमको हमारी जो जरूरत है, हमारी जो 20 पोस्ट है उसके लिए किस तरह की क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कितने एक्सपीरियंस की जरूरत है, कैसी स्किल चाहिए, वो सब हम देखते हुए हम देखते हैं कि जिन एप्लीकेशन में, जिन एप्लीकेंट में वो क्वालिफिकेशन है, वो स्किल है, उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते जाते हैं, और जिनमें नहीं है उनको क्या करते हैं, हटाते जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह का नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन इज द नेगेटिव प्रोसेस और रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस। ये क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें से हम क्या करते हैं, जो हमारे काम के नहीं है, काम के नहीं है का मतलब है जो हमारी नेसेसिटी को मीट नहीं करते, हमें जिस तरह के लोग चाहिए उसको पूरा नहीं करते, तो उनको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। सिलेक्ट करते हैं वो लोग जिनकी की हमें, जिस तरह के लोगों की हमें जरूरत है। ठीक है, अब हमने वो लोग सिलेक्ट कर लिए 20 लोग। फिर क्या करते हैं हम, इनका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। क्या करते हैं, प्लेसमेंट। फोर्थ स्टेप क्या हो गया, प्लेसमेंट करना। अब ये प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट होता है उन लोगों को अपॉइंट करना। प्लेसमेंट मीन्स टू ज्वाइन द पोस्ट फॉर विच और he or she has been selected। माने कोई मैनेजर बना है तो मैनेजर की पोस्ट पे उसको क्या करना, अपॉइंट करना, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। और उसके बाद एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एक अकेला वर्ड नहीं है, इसके साथ क्या है, एंड ओरिएंटेशन। एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है उसको अपने वर्क प्लेस से क्या करना, इंट्रोड्यूस कराना, बताना कि भाई आपकी ये पोस्ट है, आपका ये प्लेस है, वर्क प्लेस है, ये आपकी टेबल है, ये चेयर है, ये आपका कमरा है, केबिन है, यहाँ पे क्या है, टॉयलेट है, सारे एक तो लेआउट से, ऑफिस के लेआउट से इंट्रोड्यूस कराना कि यहाँ पे जो है कैंटीन है, पानी यहाँ पे होता है, ये सब। इसके अलावा कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, इस सब के बारे में उनको बताना। आपके अंडर में ये लोग काम करेंगे,
तो इस सबको क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट होता है उसको काम देना, उसको क्या करना? अपॉइंटमेंट लेटर देना, फिर उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस कराना वर्क प्लेस से और वहां पे काम करने वाले लोगों से। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। देन ये भी हो गया, अब ये तो पहले दिन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिफ्थ क्या है? स्टाफिंग में ही आता है ये सब, स्टाफिंग प्रोसेस में ही आता है ये सब काम जो है। ये कौन स्टाफिंग में ही आता है? वही लोग करते हैं। प्लेसमेंट कराते हैं, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, ओरिएंटेशन कराते हैं, देन उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब क्या है कि जो भी अपॉइंट होता है व्यक्ति, अब जरूरी नहीं है कि उसको, और हमारी फर्म को जो रिक्वायरमेंट है, हर एक की अलग अलग तरह का काम होता है, तो उसको उस तरह से ट्रेन करना। जैसे मान लो कि कोई अगर मशीन ही चलानी है किसी को, और वो हमारे यहाँ पे स्पेशल टाइप की कोई मशीन्स हैं, तो उसको क्या करना? उसको ट्रेनिंग देना। या समझ लो हमने अकाउंटेंट अपॉइंट किया, तो उसको बताना कि किस किस तरह के हमारे यहाँ पे क्या अकाउंट्स मेंटेन कैसे कैसे किए जाते हैं। इस सब की क्या करना? ट्रेनिंग देना। At this step of process of staffing, training and the development are imparted to the employees so that, क्यों दी जाती है ट्रेनिंग? So that their efficiency and effectiveness is increased. ये मैंने कल भी बताया था. What do you mean by effectiveness and efficiency? कौन बताएगा? मैंने कल भी बताया था effectiveness और efficiency बढ़ने का क्या मतलब है. कोई बच्चा नहीं बताएगा. ये तो मैंने माने कि टाइम पे काम पूरा करना। और एफिशिएंसी माने? एफिशिएंसी माने कोई नहीं बता सकता एफिशिएंसी माने क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस, कल भी बताया था अनन्या ने कि मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि हम कॉस्ट कम लगा, जब हम ट्रेनिंग दे देते हैं तो वो रिसोर्स, तो वो कम वेस्ट करता है किसी भी चीज का, चाहे वो रॉ मटेरियल है, मशीन्स ठीक से चलाएगा जब ट्रेनिंग दी हुई होगी, टाइम कम वेस्ट करेगा. these all called resources. these are all resources. जब कोई ट्रेंड बंदा होता है तो वो रिसोर्सेज का कम वेस्ट करता है, और कम वेस्ट करता है तो क्या होता है? कॉस्ट जो होती है कम आती है. कॉस्ट कम आती है तो इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी. तो क्या होता है? जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो क्या होता है? ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा इफेक्टिवनेस से काम कर पाता है. एफिशिएंटली का क्या मतलब होता है? कि कम कॉस्ट लगा के एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस और टाइम पे भी काम खत्म करता है. कम कॉस्ट भी लगाता है, माने कम रिसोर्सेज का वेस्ट करता है, और टाइम पर भी काम खत्म करता है. ये ट्रेनिंग का बेनिफिट होता है. तो इससे क्या होता है? उनका डेवलपमेंट होता है ट्रेनिंग से. देन द नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. अब हमने बंदा लगा दिया, उसको ट्रेनिंग भी दे दी, अब जो है वो काम शुरू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. 6 महीने के बाद हमने क्या किया? उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया. परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है? कि जो काम हमने उसको दिया है, अप्रेजल, एक सेकेंड इसको कंप्लीट कर लो. परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो काम उसको हमने दिया है और जो काम उसने किया है, उन दोनों को कंपेयर करना. देखो, एवरी एम्प्लॉय अप्रेजल में क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या है? एट दिस स्टेप द कैपेबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉय इज जज्ड. To judge the capability, his actual work performance is compared with the work assigned to him. वही बात बोली है ना कि जो उसको काम दिया गया और जो उसने काम किया है, उन दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं. अगर उसको जो काम दिया है और जो उससे बोला गया था काम, और उसने जो काम किया है वो बराबर है. मान लो उसको बोला कि 100 यूनिट बनानी है, उसने 100 यूनिट बना ली, इसका मतलब वेरी गुड, ठीक है. 100 से भी ज्यादा बना दी, इसका मतलब एक्सीलेंट. लेकिन उसको 100 यूनिट बनानी थी, उसने बनाई 80, इसका मतलब है उसने काम ठीक से नहीं किया. काम देखा, उसका मिस्टेक कर रखी है.
तो इसका मतलब है जो काम दिया गया उसको और जो उसने किया, उन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, किसमें, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल कि उसने कैसे परफॉर्म किया है काम, और उसके बेसिस पे ही अगर वो बढ़िया काम कर रहा है, वाह 100 यूनिट बनानी थी उसने तो 150 यूनिट बना दी। अब क्या बढ़िया काम कर रहा है, थोड़े दिन के बाद हमें पता लगा अरे ये तो बहुत कैपेबल है, इसको तो और प्रमोशन देनी चाहिए, तो क्या देते हैं, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। इसके बाद क्या दिया जाता है, प्रमोशन। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग क्या मतलब हुआ इसका, ये भी स्टाफिंग में आता है। प्रमोशन का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा प्रमोशन का क्या मतलब होता है? जैसे नहीं कहते हमको प्रमोशन मिल गई, हमारे पापा को प्रमोशन मिल गई, प्रमोशन से क्या मतलब समझते हो? मैम अप्रिसिएशन होता है वर्कर के लिए। पहली कैसे अप्रिसिएशन होता है, किस किस चीज में अप्रिसिएशन होती है? मैम पे में, जॉब सेटिस्फेक्शन में। सबसे पहले तो उसके रैंक में अप्रिसिएशन होता है, जिस पर वो भी काम कर रहा होता है, जिस भी पोस्ट पे काम करता है उससे अपर पोस्ट पे जाता है। जैसे वो समझ लो जूनियर है तो वो सीनियर, जैसे कि अगर समझ लो हम अपने टीचर्स को उसमें देखते हैं तो जैसे प्राइमरी टीचर होते हैं, फिर टीजीटी होते हैं जो 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर पीजीटी होते हैं जो 12th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर प्रमोशन हो जाती तो वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, फिर प्रमोशन हो जाती तो प्रिंसिपल बनते हैं। तो इट इज, और क्या होता है हर बार क्या होता है, उनका रैंक, उनका स्टेटस बढ़ता है, उनकी जो पोस्ट होती है वो ऊपर हो जाती है। तो सबसे पहले तो अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट होती है। अब जब भी प्रमोशन होगी तो क्या होगा, पोस्ट बढ़ेगी, पोस्ट बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, उसके राइट्स बढ़ते हैं, उसको और पावर मिल जाती है, और पावर मिलती है तो उसको, आपको पता है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी को राइट ज्यादा मिलते हैं तो उसको पावर ज्यादा मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। जैसे आप देखते हो स्कूल में सबसे ज्यादा पावर प्रिंसिपल के पास होती है स्कूल में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी सबसे ज्यादा होती है। किसी बच्चे को चोट लगे, कहीं की छत गिर जाए, कहीं नल टूट जाए, कहीं कोई टीचर को कुछ हो जाए, सबके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है। समझ आ रही है बात? तो प्रमोशन का मतलब होता है पोस्ट बढ़ना, राइट्स बढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, और क्या बढ़ना, पे बढ़ना। पे नहीं बढ़ी तो फिर क्या बढ़ा, है ना? तो पे बढ़ती है, तो ये सब क्या आता है, प्रमोशन। ये भी स्टाफिंग में आता है, ऑल कम्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट क्या है, कंपनसेशन। लास्ट वन इज कंपनसेशन। 8th स्टेप है कंपनसेशन। आप देख रहे हो एक के बाद एक आ रहा है कंपनसेशन। आप ऐसे नहीं कर सकते कि स्टाफिंग का फर्स्ट स्टेप आप लिख दो कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ पे एंड रिवार्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉइज, जो भी कुछ पे देने वाले हैं, चाहे वो हम उसको वेजेस दे रहे हैं, कंपनसेशन का मतलब होता है पे या रिवॉर्ड, तो उसको चाहे हम वेजेस दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, कुछ भी जो हम पे कर रहे हैं उसको, ये जो होती है ये, या फिर ये, अच्छा ये जो दिया जाता है ये एवरीडे रोज भी दिया जा सकता है, डेली या वीकली, हर रोज दे सकते हैं, हर वीक दे सकते हैं, वीकली या मंथली भी देते हैं, सैलरी मंथली दी जाती है, वेजेस हम रोज भी दे सकते हैं, और एनुअली भी दे सकते हैं, कमीशन भी दे सकते हैं एनुअली। ये सब क्या आता है, कंपनसेशन। अच्छा इसका बड़ा रोल रहता है, कंपनसेशन का बहुत रोल है। आपको पता है कि अगर ये पैसे ठीक से ना मिले, अगर किसी एम्प्लॉय को ठीक से पैसे ना मिले तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, बताओ? उसको मजा आएगा काम करने में? आप बताओ। तो स्टाफिंग में ये भी देखा जाता है कि उनको जो पे है वो कैसे मिले, ऐसे ठीक से मिले, जितनी उनके लिए वो जितना काम करते हैं उस हिसाब से मिले। और इसके अलावा एक तो ये हमारी ऐसे भी हम देते हैं इनको कंपनसेशन,
कंपनसेशन का मतलब होता है जो भी कुछ हम पे कर रहे हैं उनको, चाहे वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, सब कंपनसेशन में आता है। इसके अलावा ये हम परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है कि कितना, ये जो है टाइम के बेस पे भी कर सकते हैं, या परफॉर्मेंस की इतने बनाए हैं, इतना पीस प्रोडक्ट करा है, प्रोड्यूस करा है, इतने हम पैसे देंगे, या इतना सेल करा है, इतने पैसे दिए जाएंगे। तो इट इज बेस्ड, ये जो कंपनसेशन है किस बेस पे होता है, या तो टाइम बेस्ड पे होती है कंपनसेशन, कैसे कैसे देंगे, टाइम बेस्ड, या कैसे दी जाती है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड दोनों ही तरह से, चाहे हम किसी भी बेस को मान के हम कंपनसेशन कर रहे हैं, हमें ये देखना होगा स्टाफिंग में, उनको ये देखना होगा कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको ठीक कंपनसेशन मिले। और ये जो है लास्ट स्टेप है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि अगर इनको ठीक से कंपनसेशन नहीं मिलता तो एम्प्लॉइज जो है वो सेटिस्फाइड नहीं रहते। अच्छा, ये कंपनसेशन एक तो पैसे के फॉर्म में होता है, डायरेक्ट पेमेंट होती है, इसके अलावा इनडायरेक्ट कंपनसेशन भी होता है, जैसे कि छुट्टियां दे दो लोगों को ज्यादा, या फिर मेडिकल फैसिलिटी देना कि इलाज करा सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस करवा देना। ये इसके पैसे जो है, इंश्योरेंस करा रही है कंपनी, पैसे कंपनी दे रही है, तो उसको फायदा तो उसको भी मिल रहा है ना, तो ये है इनडायरेक्ट पेमेंट। एक होती है डायरेक्ट पेमेंट जो हमने ये बताई, वेजेस दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, सैलरी दे, ये सारी डायरेक्ट पेमेंट है। ये टाइम बेस्ड भी है, परफॉर्मेंस बेस्ड भी है, ये सीधा पैसा मिल रहा है। एक और है कि समझ लो घर दे दिया रहने को विद फर्नीचर, पैसे नहीं ले रही कंपनी, तो ये क्या है इनडायरेक्ट पेमेंट। उनको मेडिकल फैसिलिटी दे दी कि तुम जाओ इलाज कराओ हॉस्पिटल से, पैसे हम देंगे, तो ये क्या हो गई इनडायरेक्ट पेमेंट। तो या फिर आप जाओ एलटीसी लेके जाओ, घूम के आओ, पैसे हम पे करेंगे, इट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट पेमेंट। तो ये सारे भी किस में आता है कंपनसेशन में। तो हमने सारा देख लिया प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में। फर्स्ट स्टेप है रिक्रूट एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें हम वर्क एनालिसिस, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, दो एनालिसिस कौन कौन से करते हैं, बताओ बताओ। वर्कलोड मैम और वर्कफोर्स देखते हैं। वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस। फिर रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट को हम पॉजिटिव वो भी एस्पेक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करते हैं, अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन में हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। ट्रेनिंग में हम उनको अपने हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम उनके काम को उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, अप्रेज करते हैं, देखते हैं कि कैसा किया है इन्होंने काम, और उसके हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है या उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। देन प्रमोशन दिया जाता है, और देन जो है कंपनसेशन की बात की गई है, सॉरी, कंपनसेशन करना। कंपनसेशन का मतलब है पैसे देना, उनको सैलरी देना, और इसके बारे में मैंने अच्छे से अभी आपको बताया। तो ये पूरे 8 स्टेप में पूरा हमारा क्या है, स्टाफिंग प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है। इसको हम अभी यहीं पे ही खत्म कर रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लूंगी। समझ आया आपको? ये प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टाफिंग समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं रिक्रूटमेंट। क्या ले सकती हूँ मैं रिक्रूटमेंट अभी, कि टाइम ओवर हो गया? टाइम तो हो गया है, 1:17 हो गए। रिक्रूटमेंट चलो फिर हम कर लेंगे। रिक्रूटमेंट को हम कर लेते हैं, एक एक टॉपिक लेते जाते हैं। आप इसको थोड़ा थोड़ा भी करते जाओगे ना बेटे। कल के मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं आज देखती हूँ, अगर मैं डाल सकी तो मैं उसको आज यूट्यूब पे डाल दूंगी, या आपकी क्लास में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो कल का भी आप सुन लेना जो बच्चे आज की क्लास में आए हैं। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कहो बेटे, पेपर में आप फिर कर नहीं पाओगे, अगर आप आते हो तो मुझे भी पढ़ाने का मोटिवेशन मिलता है। आप नहीं होते हो तो मैं किसको पढ़ाऊं, दीवारों को पढ़ाऊं? देखो 2 बच्चे आए या 20 बच्चे आए या 200 बच्चे आए, मुझे तो उतना ही बोलना है। और अगर आप ज्यादा बच्चे आते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे आए हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।
Okay, bye. I'm ending this class here.